हेलो बच्चे, आई एम परवीन गोयल। बेटे वंस अगेन हम लीज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। लास्ट क्लास लीज में हमने 2 क्लासेस आई थिंक कंप्लीट कर चुके हैं लीज की। आज की क्लास में बेटे 2 क्लासेस का रिवीजन और आज की क्लास का मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की बेटे। आज हम लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे लेसी की बुक्स में, लेसर की बुक्स में। लेसी की बुक्स में अगर फाइनेंस लीज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ऑपरेटिंग लीज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। लेसर की बुक्स में अगर फाइनेंस लीज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाली है, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बेसिकली 4 सेट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें दिमाग में डालनी है आज की क्लास में, और एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन पर करेंगे। आई एम ओके विद दैट। चलो जी, थोड़ा सा बेटे लास्ट क्लास का रिवीजन। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, आगे की क्लास तभी समझ आएगी। सबसे पहला पॉइंट, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकती है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है। ये दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं बेटे, ये लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब दोबारा से समझ लीजिए, मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के लिए, लेसर के लिए क्या क्या इंक्लूड होता है। एक लीज रेंट इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? लीज रेंट इंक्लूड होता है। दूसरी चीज उसमें एडिशनल क्या है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सर ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू सेम होती है? नहीं बेटे, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हायर ऑफ 2 लेते हैं। जो लेसी ने गारंटी दी वो, या लेसी के बिहाफ पर उसके रिलेटिव ने गारंटी दी, किसको? लेसर को। बोला लीज टर्म खत्म होने के बाद मैं ये एसेट इतने रुपए में खरीद लूंगा, या मेरा रिलेटिव इतने रुपए में खरीद लेगा। दोनों में से जो हायर है वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहलाता है लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर ऑफ 3। लेसी ने गारंटी दी वो, लेसी ने रिलेटिव ने गारंटी दी, या कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने लेसर को गारंटी दी। इन तीनों में से जो ज्यादा है वो फिगर ली जाएगी। अगर दोनों फिगर दोनों जगह सेम आ रही है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की, या कोई एक ही फिगर दी है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इतना है, तो मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम टू सेम होने वाली है। क्लियर विद दैट? चलो जी आगे। रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू होती क्या है? एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ एन एसेट है एट द एंड ऑफ द लाइफ। इसमें से कुछ गारंटी दे दी गई है, जो गारंटी नहीं दी गई उसको कहलाती है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है, इसीलिए यहाँ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू निकालनी है तो दैट इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, इसीलिए लेसर की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेनी है। क्लियर? ओके जी। हाँ जी बच्चे, तो बेटे रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड सेल प्राइस होता है। हमें अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करनी है? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे कहते हैं सर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यस बेटे, कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसका कोई अकाउंटिंग यूज नहीं है। हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कब यूज करते हैं? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। इसीलिए या रेजिडुअल वैल्यू में से गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर वाली माइनस कीजिएगा, यू विल बी गेटिंग अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हो बताओ तो? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट कोई यूज नहीं है उसका। क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कुछ नहीं, मिनिमम लीज पेमेंट ही होता है। मिनिमम लीज पेमेंट क्या था? लीज रेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। एज नो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेसी। लेसी के केस में अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होता ही नहीं।
तो इसी कारण से मिनिमम लीज पेमेंट विल बी इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट फॉर लेसर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। सिर्फ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लिखा है, इसका मतलब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट आ गया आपके बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज भी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, या फिर हम बोले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये पॉइंट भी कंप्लीट। रिवीजन चल रही है बेटे, अभी तो लास्ट क्लास का ही है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम ऑब्लिक चार्जेस, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनेंस चार्जेस होता है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होती है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, दोनों का डिफरेंस टोटल अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। अकाउंटिंग करनी है तो इस टोटल अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को ईयर वाइज डिवाइड करते हैं। जो लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया था, आज की क्लास में और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास बेटे यहां से स्टार्ट हो रही है हमारी। बेटे एक कॉन्सेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? कुछ नहीं बेटे, आपको ईयर वाइज अमाउंट दिया है 10,000 10,000 10,000 10,000। अज्यूमिंग ये लीज रेंट है जो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हम पे कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैक्टर है, ये फैक्टर गिवन होंगे। अमाउंट को मल्टीप्लाई करो फैक्टर से तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ईयर के अमाउंट को फर्स्ट ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, सेकंड ईयर के अमाउंट को सेकंड ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, टोटल कर दो। ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये ग्रॉस अमाउंट है। जब भी ये अमाउंट सेम 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 होगा तो एक बार ये अमाउंट लिखो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल कर दो। इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टोटल को हम एन्युटी फैक्टर बोलते हैं। तो जब भी अमाउंट सेम होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ईयर वाइज कैलकुलेशन मत करो, सीधा लिखो ईयर 1 टू ईयर 4, ईयर 1 टू ईयर 4 अमाउंट लिखो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल कर दो, उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी फैक्टर बोलते हैं। मल्टीप्लाई करो, देखो प्रेजेंट वैल्यू सेम ही आई है। क्लियर? बात समझ आती है? ये फैक्टर आपको गिवन होंगे। अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूला है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है टू द पावर n। 10% का फैक्टर निकालना है। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 टू द पावर 1 फर्स्ट ईयर का फैक्टर आएगा। 2 करोगे सेकेंड ईयर का फैक्टर आएगा। पावर 3 पावर 4 करोगे फोर्थ ईयर के फैक्टर आ जाएंगे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कैसे करते हैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो आराम से। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया। 2 बार इंटू प्रेस करो, इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का फैक्टर, कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू थर्ड ईयर का फैक्टर, फोर्थ ईयर का फैक्टर, फिफ्थ ईयर का फैक्टर, इज इक्वल टू प्रेस करते जाओ, फैक्टर आते रहेंगे। चलिए जी, अब बेटे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज को डिस्कस कर रहे हैं। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी वो बंदा है जिसने एसेट लिया है लीज पर, लेसर वो बंदा है जिसने एसेट दिया है। फाइनेंस लीज में लेसी की बुक्स में फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है वो देखिए, ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज। इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग। जिस दिन लीज स्टार्ट हुई उस दिन लेसी अपनी बुक में एसेट रिकॉर्ड करेगा, लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू
लीज्ड लाइबिलिटी। तो फर्स्ट लिखो बुक्स ऑफ लेसी फाइनेंस लीज ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज। लेसी अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा बेटे? लेसी अपनी बुक्स में एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा, लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज्ड लाइबिलिटी। सर ये अमाउंट क्या होगा? अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 बोलता है लेसी जब भी कोई एसेट फाइनेंस लीज में खरीदेगा तो अपनी बुक्स में ऑन द डेट ऑफ लीज वो ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच एवर इज लेस। आपको मिनिमम लीज पेमेंट पता है, लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालोगे? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी बुक्स में कर रहे हो? लेसी की बुक्स में कर रहे हो। किसकी बुक्स में कर रहे हो बेटे? लेसी की बुक्स में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, जो दोनों में से कम है उस पर एसेट रिकॉर्ड होगी और रिलेटेड लाइबिलिटी उसी अमाउंट से रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद लीज रेंट पेड ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज इफ एनी। हो सकता है जिस दिन हमने एसेट लीज पर खरीदी उसी दिन हमने कुछ पेमेंट करी। सेम डेट पर जो भी पेमेंट देते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। अगर हमने अमाउंट पे करा तो उसको बैंक को क्रेडिट कर दो। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो एंट्री होगी लीज्ड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम पेमेंट किसकी कर रहे हैं? लीज पर पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लाइबिलिटी को कम करेंगे, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लीज्ड रेंट या फिर बोल सकते हैं डाउन पेमेंट। नेक्स्ट एट द ईयर एंड, ईयर एंड पे हम क्या करेंगे? लेसी क्या करेगा? फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा। टेक्निकली इसको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में जो आता है फाइनेंस चार्ज बोलते हैं। फाइनेंस चार्ज वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। ये फाइनेंस चार्ज उसके लिए एक्सपेंस है तो वो अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लीज्ड लाइबिलिटी। रिस्पेक्टिव फाइनेंस चार्ज। बेटे रिस्पेक्टिव फाइनेंस चार्ज का मतलब है अगर ये एंट्री फर्स्ट ईयर एंड पर हो रही है तो फर्स्ट ईयर का फाइनेंस चार्ज, अगर ये एंट्री सेकंड ईयर एंड पर हो रही है तो सेकंड ईयर का फाइनेंस चार्ज, अगर ये एंट्री थर्ड ईयर एंड पर हो रही है तो थर्ड ईयर का फाइनेंस चार्ज। इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जाने से पहले फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनेंस चार्ज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को ईयर वाइज डिवाइड करके फाइनेंस चार्ज आता है वो कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव फाइनेंस चार्जेस से आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? इस चार्जेस को रिकॉर्ड करने के बाद लीज रेंट आप पे कर दोगे तो एंट्री बनेगी लीज्ड लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक लीज रेंट। जनरली लीज रेंट हर ईयर वाइज सेम रहता है तो मैंने लीज रेंट लिख दिया। अगर ईयर वाइज लीज रेंट अलग अलग है तो रिस्पेक्टिव लीज रेंट की पेमेंट में लिखूंगा। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर एंड वाला लीज रेंट, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर एंड वाला लीज रेंट। अकॉर्डिंगली एंट्री ऐसे ही होगी। तो अभी तक मैंने 4 एंट्रीज डिस्कस करी हैं। तो देखो फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी सबसे पहले जब एग्रीमेंट हुआ फाइनेंस लीज का वो अपनी बुक में एक एंट्री रिकॉर्ड करेगा लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी।
एंट्री का अमाउंट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज का बोलता है एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लेस। इसी डेट पर कुछ पेमेंट हो रही है तो उसको डाउन पेमेंट बोलेंगे। तो लीज लाइबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी रिस्पेक्टिव ईयर एंड पे हर ईयर एंड पे पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो फिर पेमेंट कर दो। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का मतलब है फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड करो पेमेंट कर दो। एसेट लेसी ने रिकॉर्ड किया है तो वो ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन भी रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में। तो फिफ्थ एंट्री लिखो डेप्रीसिएशन ऑन लीज्ड एसेट। एंट्री लिखिए डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जो लेसी की डेप्रीसिएशन पॉलिसी है, लेसी कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएट करेंगे एसेट को तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलता है तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर बाई चांस आपको एसेट का मेथड डेप्रीसिएशन नहीं दिया तो आप स्ट्रेट लाइन एज्यूम करोगे। जो लीज रिकॉर्ड करी है एसेट उस एसेट को लीज पीरियड में डेप्रीशिएट कर दोगे। जो एसेट आपने रिकॉर्ड करी है वो एसेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय उस लीज का जो पीरियड है। अगर लीज 4 ईयर की है तो 4 ईयर से इक्वली डिवाइड कर दो, आपको एसेट का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। आपने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लिया, आपने फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड कर दिया। ईयर एंड पे लास्ट एंट्री जो लेसी करेगा वो डेप्रीसिएशन एंड फाइनेंस चार्जेस को पीएनएल में ट्रांसफर करेगा। तो वो एंट्री पास करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रीसिएशन टू फाइनेंस चार्जेस। जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो लिखिए, जो फाइनेंस चार्जेस का अमाउंट है वो लिखिए, टोटल अमाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये टोटल मिलाकर 6 जर्नल एंट्रीज हमने सीखी इन द बुक्स ऑफ लेसी। सेम विदाउट एनी डिस्कशन मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेसर की बुक्स में सिखा रहा हूं बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर क्या करेगा, सबसे पहले एसेट देगा तो ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन और स्टार्टिंग ऑफ लीज, लीज की स्टार्टिंग में लेसर अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा लीज रिसीवेबल डेबिट टू एसेट अकाउंट। जनरली एसेट अकाउंट रहता है, टू परचेज अकाउंट में लिख रहा हूं और उसका रीजन बताऊंगा। कुछ नहीं लिखा तो टू एसेट अकाउंट लिखो। आप क्या एंट्री लिखो बेटे, लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट टू एसेट अकाउंट ऑब्लिक परचेज अकाउंट। परचेज का डिफरेंस क्या होता है, कब होता है, अभी बताता हूं। पहले अमाउंट, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। ये अमाउंट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की प्रेजेंट वैल्यू। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट होती है प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू, उन सब की कौन सी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। उन सब की कौन सी वैल्यू बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू। ओके ठीक है। अच्छा, एसेट अकाउंट को नॉर्मली क्रेडिट करते हैं, बट अगर हम ट्रेडर हैं, अगर हम ट्रेडर हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में, अगर हम उस पर्टिकुलर एसेट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरर ऑफ एसेट है, एसेट का मैन्युफैक्चरर है, तो हम परचेज ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
अगर ऐसा कुछ लिखा है तो परचेज को, कुछ भी नहीं लिखा तो आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। इसके इमीडिएट बाद आपको लीज रेंट रिसीव होगा। लीज रेंट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन, हो सकता है फर्स्ट लीज रेंट उसी डेट पर रिसीव हो जाए, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। फिर ईयर एंड पे आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे और लीज रेंट रिसीव कर लोगे। इंटरेस्ट ड्यू करने का मतलब है फाइनेंस इनकम ड्यू करोगे। ये इनकम ड्यू करोगे तो आप अपनी बुक्स में एंट्री पास करोगे लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम रिस्पेक्टिव फाइनेंस इनकम। रिस्पेक्टिव फाइनेंस इनकम का मतलब है फर्स्ट ईयर एंड तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इनकम, सेकेंड ईयर एंड तो सेकेंड ईयर का फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस इनकम, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर की फाइनेंस इनकम। हमने लीज रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, अब हमें लीज रेंट रिसीव्ड हो जाएगा तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल अकाउंट। सर इसको रेंट क्यों नहीं बोल रहे? रेंट इसलिए नहीं बोल रहे कि हम टेनेंट नहीं है, बेसिकली हम ये सारे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं टुवर्ड्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड फाइनेंस लीज में हम ओनर बन जाएंगे, इसीलिए इन चीजों को लीज रेंट नहीं बोला जा रहा। क्लियर? तो ये रिस्पेक्टिव लीज रेंट ही लिख देता हूं मैं। फिफ्थ लिखिए नो एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एसेट किसने रिकॉर्ड करा है? लेसी ने या लेसर ने? फाइनेंस लीज में एसेट लेसी ने रिकॉर्ड करा है, तो लेसर की बुक्स में डेप्रीसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी। ईयर एंड पे जितनी फाइनेंस इनकम है वो कहां ट्रांसफर कर दी जाएगी? P&L में। तो हम एंट्री पास करेंगे फाइनेंस इनकम डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो उस पर्टिकुलर ईयर की फाइनेंस इनकम है उसको P&L में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये बेटे फाइनेंस लीज का केस था। फाइनेंस लीज की थ्योरी थोड़ी हम अपनी बुक से रीड कर रहे हैं और उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं फाइनेंस लीज पर। अभी ऑपरेटिंग लीज पर मैं नहीं जा रहा, ऑपरेटिंग लीज को हम थोड़ी टाइम बाद डिस्कस करेंगे। इस ऑपरेटिंग लीज को अभी मैं हटा रहा हूं बेटे, बाद में डिस्कस करेंगे। आइए मेरे साथ असाइनमेंट पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर बेटे असाइनमेंट में देखो, फाइनेंस लीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लेसी। लेसी और फाइनेंस लीज एट द इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंस लीज, लेसी शुड रिकॉग्नाइज द लीज एज एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। लेसी अपनी बुक्स में एसेट और लायबिलिटी दोनों रिकॉर्ड करेगा स्टार्टिंग ऑफ लीज में। सच रिकॉग्निशन शुड बी मेड एट एन अमाउंट इक्वल टू, किस अमाउंट पर? फेयर वैल्यू ऑफ लीज्ड एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, विच एवर इज लेस। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी लिखा हुआ है क्योंकि हम लेसी की बुक्स की डिस्कशन कर रहे हैं। विच एवर इज लेस, दोनों में से जो लेस है उस पर रिकॉर्ड करेगा। ये मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको लिखवा भी दिया, समझा भी दिया, ऐसा होता है। In calculating the present value of minimum lease payment, discount rate is the interest rate implicit in the lease.
जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो रेट ऑफ डिस्काउंट लेना पड़ता है, और रेट ऑफ डिस्काउंट कुछ नहीं, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, जो उस पर्टिकुलर लीज में, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है वही हम लेंगे। इफ इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर कभी अवेलेबल ना हो, तो डिस्काउंट रेट इज द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है उसको हम डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लेंगे। थ्योरी में लिखा हुआ है, समझ लीजिए, अदरवाइज प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट या फैक्टर हमें दिए होंगे। लीज एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड। कौन डेप्रिशिएट करेगा? लेसी डेप्रिशिएट करेगा। तो ये हमें पता है, रीड कर लीजिएगा एक बार। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। आज की क्लास के बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क होगा आपके लिए। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ करूंगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है आज की क्लास के बाद। इवन दो मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह सारा प्रॉपर दिया हुआ है, आप छोड़ दीजिए, थोड़ा टर्न कीजिए। आइए, फाइनेंस लीज इन द केस ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर के यहाँ बेटे, लेसर अपनी बुक्स में लीज रिकॉर्ड करेगा एज एन एसेट, लीज रिसीवेबल, और वो रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पर होगी? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। रीड करते हैं, द लेसर शुड रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन अंडर फाइनेंस लीज इन द बैलेंस शीट एज रिसीवेबल एट एन अमाउंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज होता क्या है? मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये मिनिमम लीज पेमेंट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनगारंटीड वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? चलो, ये आपका सॉल्यूशन उसी क्वेश्चन का है जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। वो एक सेम क्वेश्चन आपको लेसी की बुक में भी करना है, लेसर की बुक में भी करना है। आज की क्लास के बाद करना है, क्योंकि आज एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं। आइए जरा बेटे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइएगा बेटे। देखिए, मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले बुक्स ऑफ लेसी। पहले क्वेश्चन हम लेसी की बुक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो लेसी की बुक्स के लिए पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मिनिमम लीज पेमेंट। अब मैं लेसी की बुक्स में बात कर रहा हूं, तो ये मिनिमम लीज पेमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करना, ये लीज रेंट होगा प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। चेक करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी लिमिटेड एक्वायर्ड मशीन ऑन लीज फ्रॉम ए लिमिटेड। बी लिमिटेड ने एक्वायर करी, तो बी लिमिटेड लेसी है। टर्म ऑफ द लीज 5 ईयर, 5 ईयर की लीज है। एनुअल लीज रेंटल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के एंड में हम पेमेंट करेंगे 5 लाख। कितने ईयर की लीज टर्म है? 5 ईयर की। तो आप 25 लाख रुपीज लीज रेंट पे करोगे। आगे, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, सिर्फ लिखा है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये नहीं बताया लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम अज्यूम करते हैं। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो गई 1 लाख। तो मिनिमम लीज पेमेंट का अमाउंट आ गया 26 लाख। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 2 लाख। 2 लाख में से अगर 1 लाख हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सर, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के लिए हम गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। क्वेश्चन में लिखा है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, कुछ भी नहीं लिखा, तो सेम लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है और सेम लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। आगे, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न
15% रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो हमें जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो रेट ऑफ रिटर्न कितना यूज करना है, 15%। इसके फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होंगे, कहीं ना कहीं गिवन होंगे, नहीं है क्या, एक मिनट, चलो इसके फैक्टर क्वेश्चन में मैं देखता हूं क्वेश्चन, कहीं पर भी 15% के फैक्टर गिवन नहीं है, तो मैं 15% का फैक्टर कैलकुलेट करके लिख रहा हूं बेटे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15%, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टू द पावर n, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का फैक्टर आ गया 0.8, एक मिनट, 4 डेसिमल पॉइंट तक लूंगा, 0.8696 इंटू 2 बार करा इज इक्वल टू, सेकेंड ईयर का फैक्टर आ गया 0.75614 इज इक्वल टू, थर्ड ईयर का फैक्टर आ गया बच्चों 0.6575 इज इक्वल टू 0.5718 इज इक्वल टू 0.4972। एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट कर देता हूं, एन्यूटी फैक्टर 1 to 5 ईयर, एन्यूटी फैक्टर होता है सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन सारे फैक्टर को ऐड करते हैं, हमें एन्यूटी फैक्टर मिल जाएगा 0.8696 प्लस 0.7514 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718 प्लस 0.4972। ऐड करके देखा तो ये फिगर आ रही है बेटे 3.3475। एक मिनट बेटे जी, मैं दोबारा चेक करता हूँ बेटा, एक बार रुक जाना। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इज इक्वल टू, फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.8696, 0.75614, 0.6575, 0.5718, 0.4972। ठीक है जी, 0.8696 प्लस 0.7514 प्लस 0.6575 प्लस 0.5718 प्लस 0.4972, 0.3475। मेरे बुक के सॉल्यूशन में कुछ ठीक है बेटे, ये हमारा एन्यूटी फैक्टर आ गया बेटे, एन्यूटी फैक्टर भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी क्लियर। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मिनिमम लीज पेमेंट कैलकुलेट कर लिया। लेसी की बुक्स में जब एसेट रिकॉर्ड करेंगे, वो एसेट रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, विच एवर इज लेस। तो हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट है बिफोर गोइंग इनटू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज बोलें या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बोलें। ईयर
amount present value factor at a rate of 15% present value। हम लीज रेंट 1 to 5 ईयर पे करेंगे। कितने लाख रुपीस पे करेंगे बेटे? 5 लाख। हर साल अमाउंट सेम है तो मैं एन्युटी फैक्टर यूज कर लूंगा। मेरे को जरूरत नहीं है बार बार ईयर 1 में 5 लाख, ईयर 2 में 5 लाख, ऐसे में कॉन्टिन्यूटी में लिखूं, क्योंकि अमाउंट सेम है। तो ये एन्युटी फैक्टर मैं यूज कर रहा हूं 3.3475। बेटे मैं अगर बुक का सॉल्यूशन देखूं ना, तो बुक के सॉल्यूशन में शायद फैक्टर कुछ और लिया हुआ है, तो उसको देख लेंगे। मैंने ये फैक्टर कैलकुलेट करा है और इस फैक्टर को यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर कुछ फैक्टर में गलती है तो वो आप रेक्टिफाई बाद में कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में इसी फैक्टर को यूज करके कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आती है जो 5th ईयर एंड पर है। 5th ईयर एंड पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ये है। अब यहाँ 5th ईयर एंड है तो मैं एन्युटी फैक्टर यूज नहीं करूंगा, मैं ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करूंगा 5th ईयर का 0.4972। $49,720। ऊपर देखते हैं 5 लाख इंटू 3.3475, यार है जी 16,73,750 प्लस 49,720। ये आ गया बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्वेश्चन देखो बेटे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितना दिया है? क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया हुआ है 20 लाख। तो एसेट रिकॉर्डेड एट 23,470। क्लियर? एक मिनट बच्चे वेट करना। हाँ जी बेटे, देखो मैं कह रहा था बार बार मेरे को लग रहा था कि कुछ गलती है बेटे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने में या टोटल करने में मैंने गलती कर दी थी, तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। सेकंड ईयर का जो फैक्टर है 0.7561 है, 0.7561, और इनको टोटल करेंगे तो एन्युटी फैक्टर में ये चेंज आ रहा है। मैंने टोटल गलत किया था या कुछ प्रॉब्लम थी, 3.3522 कर लीजिए इसको, 3.3522। इसके कारण चेंज का आया, यहां पर चेंज आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16,76,100। 16,76,100 में ऐड करिए ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये आ गया टोटल 17,25,820। ठीक है जी। तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सेम है, तो एसेट को हम किससे रिकॉर्ड करेंगे? 17,25,820। ये सेकंड प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जाने से पहले ये कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। अब इसी में बेटे थर्ड पॉइंट है, थर्ड वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस चार्जेस। कैलकुलेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस चार्जेस। एक कॉलम आप बनाइए ईयर का, दूसरा कॉलम आप बनाइए
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तीसरा कॉलम आप बनाइए फाइनेंस चार्जेस एट अ रेट ऑफ 15%। फोर्थ कॉलम आप बनाइए लीज रेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। यहां पर लिखिए ईयर 1, यहां पर लिखिए ईयर 2। कितने ईयर है बताइएगा? 3, 4 एंड 5। देखो बेटे, लीज रेंट हमारे केस में है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। लास्ट ईयर में हम लीज रेंट भी पे करेंगे प्लस 1 लाख की रेजिडुअल वैल्यू भी पे करेंगे, तो ये आ गया 6 लाख। हम लास्ट ईयर में 5 लाख तो लीज रेंट पे करेंगे और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी 1 लाख भी पे करेंगे, ये 1 लाख आ गया। हमने इनिशियली एसेट को कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया था? देखो 17,25,000, 17,25,820। तो यहां पर 17,25,820 लिख दिया। ये ओपनिंग लायबिलिटी है हमारी ईयर 1 की। अब इस लायबिलिटी पर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15%। तो 17,25,820 का 17,25,820 का 15% कैलकुलेट कर लो। ये आ गया बेटे 258,875। इतना हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड करेंगे ईयर 1 में। हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद इस लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और लीज रेंट से लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे आएगी? दिस प्लस दिस माइनस दिस, प्लस 17,25,820 प्लस इंटरेस्ट 258,873 माइनस 5 लाख की लीज रेंट की पेमेंट 14,84,693। ये फर्स्ट ईयर एंड की क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो सेकंड ईयर बिगिनिंग की ओपनिंग लायबिलिटी आ जाएगी। अब सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड करेंगे? इस अमाउंट का 15%, इस अमाउंट पर 15% कैलकुलेट करो, लिख दीजिए 222,704। अब इस लायबिलिटी से फाइनेंस चार्जेस ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस माइनस लीज रेंट की पेमेंट, आपको क्लोजिंग लायबिलिटी मिल जाएगी उस ईयर की। तो 14,84,693 प्लस 222,704 माइनस 5 लाख 12,07,397। ये क्लोजिंग आ गया। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग जाएगा। इस पर 15% कैलकुलेट कर लीजिए।
1,81,110। क्लोजिंग लाइबिलिटी क्या निकालें? दिस प्लस फाइनेंस चार्जेस माइनस रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस सॉरी। 12,07,000 प्लस 181,110 माइनस 5 लाख 8,88,507। इस ईयर थर्ड ईयर की क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग चली जाएगी 8,88,507। इस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाएंगे? 15%। क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस। $5,21,783। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग चला जाएगा। अब बेटे लास्ट ईयर में क्लोजिंग लायबिलिटी जीरो होगी, सारी पेमेंट हो जानी चाहिए, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट दिमाग लगाए बिना बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे। तो ये हमें तीन कैलकुलेशन चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब मेरे पास इस चार्ट से मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जाऊंगा, एसेट को इस वैल्यू से इनिशियली रिकॉर्ड करूंगा, ऑन द सेम डेट कोई पेमेंट नहीं है, पेमेंट ईयर एंड पे है, तो ईयर एंड पे फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड करेंगे, ये पेमेंट कर देंगे। सेकेंड ईयर में ये फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड करेंगे, ये पेमेंट। थर्ड ईयर में ये फाइनेंस चार्जेस, ये पेमेंट। फोर्थ ईयर में ये फाइनेंस चार्जेस, ये पेमेंट। लास्ट ईयर में ये फाइनेंस चार्जेस, ये पेमेंट। आपको लीज लायबिलिटी का अकाउंट जीरो मिल जाएगा। मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूं बेटे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी बुक्स में करनी है? बुक्स ऑफ लेसी। चलो जी, देखो जी, बुक्स ऑफ लेसी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। फर्स्ट, at inception of lease, leased asset account debit to leased liability। फर्स्ट ईयर में बेटे ये एसेट रिकॉर्ड होगी, फर्स्ट ईयर में ये एसेट रिकॉर्ड होगी, और कितने अमाउंट से रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच एवर इज लेस। तो ये एसेट बेटे इतने अमाउंट से रिकॉर्ड होगी, 17,25,820। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में ये एंट्री दोबारा रिपीट नहीं होगी। डाउन पेमेंट नहीं है तो इमीडिएट पेमेंट नहीं हुई, तो एट ईयर एंड, at year end finance charges recorded। बेटे ईयर एंड में मैं फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड करूंगा, फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री समझो, एंट्री मेरी होगी फाइनेंस चार्जेस डेबिट टू लीज्ड लायबिलिटी।
फर्स्ट ईयर एंड पे फाइनेंस चार्जेस ये है, फर्स्ट ईयर का फाइनेंस चार्जेस। सेकेंड ईयर एंड पे फाइनेंस चार्जेस ये है, थर्ड ईयर एंड ये रहा, फोर्थ ईयर एंड ये है, फिफ्थ ईयर एंड ये है। तो ये फाइनेंस चार्जेस हर ईयर एंड पे रिकॉर्ड होगा। मैं एंट्री बार बार ना लिखनी पड़े, एंट्री यहाँ लिख रहा हूँ। अमाउंट देखो, फर्स्ट ईयर एंड का फाइनेंस चार्जेस कितना है, 2,58,873। थर्ड एंट्री एट ईयर एंड, लीज पेमेंट मेड। हम रेंट की पेमेंट करेंगे, लीज पेमेंट कर देंगे। हम लीज रेंट बोले बस लीज पेमेंट बोलेंगे, लीज पेमेंट पे करेंगे। तो पे करेंगे तो एंट्री क्या बनी, लीज लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। हर ईयर एंड पे आप लीज रेंट की कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। फिफ्थ ईयर एंड पे अगर मैंने 6 लाख लिखा तो बताओ क्यों लिखा, 5 लाख तो लीज रेंट पे करा और 1 लाख रुपीस की क्या पे करी, रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड पे करी, टोटल 6 लाख पे करा। आता है समझ थर्ड वाला। फोर्थ, डेप्रीसिएशन की एंट्री। एंट्री क्या बनेगी बेटे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैंने एसेट कितने रुपीस से रिकॉर्ड करी है, चेक करो, 17,25,820। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कुछ डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन की ई रिक्वायरमेंट जो है, क्वेश्चन नंबर 13 रिक्वायरमेंट नंबर ई, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेसर फॉर द फर्स्ट ईयर। उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर की एंट्री मांगी है, मैंने आपको सारे ईयर की एंट्री लिखकर दिखा दी है। अज्यूमिंग डेप्रीसिएशन रेट इज 10%, 10% डेप्रीसिएशन का रेट बोला है, तो 172,582। हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहेगा। डेप्रीसिएशन एंड फाइनेंस चार्जेस ट्रांसफर टू P&L। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रीसिएशन टू फाइनेंस चार्जेस। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन है बेटे 172,582। फर्स्ट ईयर का फाइनेंस चार्ज है 258,873। इन दोनों को टोटल करके P&L में डेबिट कर दें। क्लियर। सेकेंड ईयर की बात करते हैं बेटे। मेरे को बताओ सेकेंड ईयर में एसेट परचेज की एंट्री दोबारा होगी, नहीं। सेकेंड ईयर एंड पे हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर वाली टेबल देखो, इंटरेस्ट की फिगर कितनी आ रही है, 222704। लीज रेंट पे करोगे, कितना पेमेंट करोगे, 5 लाख। ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करोगे, वो पहले मैंने अमाउंट लिख दिया। डेप्रीसिएशन और लीज रेंट को कहां ट्रांसफर करोगे, P&L में। 172,582 डेप्रीसिएशन है, पूरा अमाउंट P&L में डेबिट हो जाएगा ऐड करके। क्लियर। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चार्जेस देखना कितना है, आपने इंटरेस्ट की टेबल बनाई है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चार्जेस आ रहा है
181,110। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट चार्जेस 133,276। फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट चार्जेस 78217। लीज रेंट पे कर देंगे, एंट्री तो सेम ही रहेगी। ईयर एंड पे जाइए, डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इंटरेस्ट आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? थर्ड ईयर का 181,110। फोर्थ ईयर 133,276, 78217। P&L में डेबिट कर दो सारा, इनको टोटल करके। तो टोटल मिलाकर कितनी एंट्रीज हुई यहाँ पर? 5 एंट्रीज हुई, 5 एंट्रीज। मैंने सारे ईयर की एंट्री करके दिखा दी आपको। ये पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, लेसी की बुक्स में। क्लियर? आओ बेटे, सेम क्वेश्चन नंबर 13। फाइनेंस लीज बुक्स ऑफ लेसर ए लिमिटेड। बेटे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए 3 आपको वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। फर्स्ट नंबर, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट में लीज रेंट आएगा, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लीज रेंट मुझे याद हो गया 5 लाख है, सेम क्वेश्चन है। कितने ईयर तक पे करेंगे? 5 ईयर तक 25 लाख। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं दिया, 1 लाख है। टोटल रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख दिया हुआ है, गारंटीड 1 लाख है, तो 2 लाख में से 1 लाख रुपीज माइनस कर दीजिए। आपको अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितना मिला? 1 लाख। तो मिनिमम लीज पेमेंट कितना आ गया? 27 लाख। सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सॉरी मिनिमम लीज पेमेंट नहीं है, इसको हम मिनिमम लीज पेमेंट ना बोल के हम ये बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, क्योंकि इन दोनों का टोटल मिनिमम लीज पेमेंट है। मिनिमम लीज पेमेंट में गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तक आती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में क्या आ जाता है? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी आ जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज कैसे कैलकुलेट करें? ईयर लिखें, अमाउंट लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं। ये 15% पे चाहिए मुझे। पहले हम लीज रेंट पे कर रहे हैं 5 लाख। कब से कब तक पे कर रहे हो? ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक पे कर रहे हो। तो 1 to 5 हर साल 5 लाख पे कर रहे हैं, तो यहाँ एन्युटी फैक्टर लेंगे या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर है 3.3522। मैंने कैलकुलेट भी किया था यार अभी। ये 3.3522। अब बेटे 5th ईयर एंड पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है और 5th ईयर एंड पे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, दोनों 1 लाख है। तो 5th ईयर एंड का फैक्टर लेते हैं 0.4972। 0.4972।
चेक करना जरा बेटे, यही आ रहा है क्या टोटल? ये आता है 17,75,540 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, जो और कुछ नहीं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होती है। लेसर की रिकॉर्डिंग कभी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में नहीं होती। लेसर बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करेगा, लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, किस वैल्यू पे? लेसर विल रिकॉर्ड लीज रिसीवेबल एट present value of gross investment in lease, that is net investment in lease। वो फेयर वैल्यू को देखेगा ही नहीं, इसी अमाउंट से एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो सर इस अमाउंट से एसेट को वो रिकॉर्ड करेगा, तो ये वो अमाउंट नहीं है जो लेसी ने बुक्स में रिकॉर्ड किया था। लेसी का अलग कॉन्सेप्ट है बुक्स में रिकॉर्ड करने का। लेसी एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लेस। और लेसर बुक्स में रिसीवेबल किस चीज पर रिकॉर्ड करेगा? लेसर बुक्स में रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद मुझे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी कैलकुलेट करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जाने से पहले तीसरा वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस चार्जेस ना लिख के या फाइनेंस इनकम लिखो। यहां पर लिखते हैं ईयर, यहां पर लिखते हैं ओपनिंग एसेट, फाइनेंस इनकम, लीज रेंट्स, क्लोजिंग एसेट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। अब देखो वो एसेट को कितनी वैल्यू से रिकॉर्ड करेगा। लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था 17,75,540। उसको जो पेमेंट मिलने वाली है 5 लाख ईयर 1 में मिलेगा, 5 लाख ईयर 2 में मिलेगा, 5 लाख ईयर 3 में मिलेगा, 5 लाख ईयर 4 में मिलेगा, 5th ईयर में कितना मिलेगा? 6 लाख मिलेगा। सर अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी नहीं उसको तो गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू तक अमाउंट मिलेगा। इसके बाद उसकी एसेट की वैल्यू 0 हो जानी है। फाइनेंस इनकम 15%, इसका 15% कैलकुलेट करो और यहां लिख दो 17,75,540, 2,66,331। क्लोजिंग एसेट कैसे निकालें? दिस प्लस दिस माइनस जो पेमेंट मिल गया। $15,41,871। इस अमाउंट में हमने 15% निकाला, ये इंटरेस्ट इनकम है। इसके बाद 5 लाख की हमें लीज रेंट रिसीव्ड हो गया, माइनस कर दीजिए ये क्लोजिंग। इस ईयर का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग जाएगा।
सेकेंड ईयर इस अमाउंट पे 15% निकालिए, 231,281। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालें? ओपनिंग लायबिलिटी प्लस इनकम माइनस जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ है। कैलकुलेशन गलत हो तो कुछ देख लेना बेटे, चेक कर लेना। मैं इन्हीं कैलकुलेशन को आगे लेकर आपको समझा रहा हूं, कुछ प्लस माइनस की गलती हो तो। इस ईयर का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग रहेगा। इसका 15% निकाल दीजिए, इंटरेस्ट आ जाएगा। $12,73,153 प्लस 190,973 माइनस 5 लाख 9,64,126। 15% इंटरेस्ट 144,619। $144,619 प्लस 964,126 माइनस 5 लाख, ये आ गया जी 6,08,745। हमने पेमेंट इतनी मिलेगी, ये नेगेटिव। लास्ट ईयर में फाइनेंस इनकम नहीं है, फाइनेंस एक्सपेंस है उसके लिए, क्योंकि एज सच ये न्यूमेरिकल इस तरीके से फ्रेम हुआ है, ये नेगेटिव है। ये फाइनेंस इनकम नहीं, फाइनेंस एक्सपेंस हो जाएगा लास्ट ईयर में। इस चार्ट को देखते हुए मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ईयर 1 की कर रहा हूं आपके लिए, ओनली ईयर 1। देखो बेटा, बुक्स ऑफ lesser first at inception of lease receivable debit to asset account 1775540। इससे हम लीज को रिकॉर्ड करेंगे। कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, तो हम फर्स्ट ईयर एंड पर आएंगे। एट फर्स्ट ईयर एंड फाइनेंस इनकम रिकॉर्डेड। हम फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। इस चार्ट में ये फाइनेंस इनकम है ईयर 1 की, ये फाइनेंस इनकम है ईयर 1 की, इसको हमें रिकॉर्ड करना है। क्या एंट्री पास करेंगे? लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम 266,331 266,331। चार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर की फाइनेंस इनकम है। इनकम रिकॉर्ड करने के बाद क्या करें? लीज रेंट को रिसीव कर लें। थर्ड, लीज रेंट रिसीव्ड 5 लाख का लीज रेंट था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल 5 लाख। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, छोड़ दीजिए। फाइनेंस इनकम ट्रांसफर टू P&L।
फाइनेंस इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री बनेगी फाइनेंस इनकम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ईयर की फाइनेंस इनकम ये है। सेकेंड ईयर में ये एंट्री होगी, ये भी एंट्री होगी, ये भी एंट्री होगी। सेकेंड ईयर का अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है चेक करो, ये रहा। ऐसे हम रिकॉर्ड करेंगे बेटे बुक्स में। तो आज की क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर, दोनों हमने कर लिया। एक मास्टर क्वेश्चन लिया जिससे मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी है। होप सो आप इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास बहुत छोटी सी ट्रीटमेंट है ऑपरेटिंग लीज की, वो बहुत छोटा है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ निकालना ही नहीं होता। एक नया कॉन्सेप्ट और बचा है सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो दो कॉन्सेप्ट बचे हैं और कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। एक क्लास और मेरे ख्याल से लीज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो आपको देखना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्यूशन के लिए आपके पास हैं। थैंक यू बच्चों।